लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी। तो पिछले क्लास में अगर हम देखें, हमने स्ट्रेन एनर्जी का एक क्वेश्चन डिराइव किया था जिसमें हम लोगों ने एक सिस्टम लिया था जिसका लेंथ कितना था? L था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहां पर एक टेंसाइल लोड P लग रहा था। जब ये P, ध्यान रहे, ये P ग्रेजुअली लग रहा था, यानी धीरे धीरे लग रहा था, ठीक ना? धीरे धीरे लगने के कारण जो इसमें स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होगा वो अलग होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके कारण कितना लोड स्ट्रेस, इस P के कारण मान लो इसमें स्ट्रेस कितना इंट्रोड्यूस हुआ? सिग्मा। हमने बात की थी कि स्ट्रेन एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि इस लोड या फिर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है। क्योंकि जब ये फोर्स लग रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, यदि इसमें कुछ चेंज हो रहा है, सपोज दिस इज डेल्टा एल और ये यहां तक आ जा रहा है, तो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ P ने क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क किया। इसी वर्क के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी कहां स्टोर हो जाती है? बॉडी के अंदर, ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्योंकि पहले पोजीशन नॉर्मल, बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में थी और बाद में आपने उसको क्या कर दिया? खींच दिया। फिर जैसे ही आप ये लोड हटाते हैं, चूंकि ये कम स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है तो कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। जैसे ही आप लोड को रिमूव करेंगे बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न हो जाती है और जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो अपने आप क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो इस P के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है उसके बराबर होती है। तो हमने कैसे निकाला है स्ट्रेन एनर्जी? हमने इस P के द्वारा किया गया वर्क डन फाइंड आउट कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी। ये हमारा मेथड था, ये हमारा तरीका था। हम लोग फोर्स ले लेते थे और डिस्प्लेसमेंट ले लेते थे। यहां पर एक चीज और सीखने वाली चीज थी जो मैंने बताया था कि जब लोड ग्रेजुअली अप्लाई होता है, धीरे धीरे अप्लाई होता है, तो इनिशियली उसकी वैल्यू 0 होती है और फाइनली वो कहां पहुंचता है? P। तो जब हम वर्क डन निकालते हैं तो हम लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स 0 से वैरी करता हुआ कहां तक गया है? P तक गया है। तो हमारे पास आखिर हम कौन सी वैल्यू लें? तो हम एवरेज फोर्स ले लेते हैं एंड दैट इज द मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। सो यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है? P/2। ठीक है? तो यहां जब हम वर्क डन निकालते थे तो एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा एल, और एवरेज फोर्स की वैल्यू आ गई थी P/2 इंटू। यहीं पर हमने डेल्टा एल की वैल्यू को पुट करके और इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाया था और तब जाकर के हमें फाइनल इक्वेशन स्ट्रेन एनर्जी का मिला था, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। और हमें पता है कि यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर्ड है? यहां पे स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। ठीक है? तो ध्यान दें, हमारा वर्क डन कितना था भाई? P/2 इंटू डेल्टा एल, और इसी को हम लोगों ने किसके बराबर किया? स्ट्रेन एनर्जी के बराबर। स्ट्रेन एनर्जी कितना है? 1/2E, और सिंपली यहां पे लिख दें सिग्मा स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को हमने क्या लिख दिया? एरिया इंटू लेंथ। यहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ये हमारा वर्क डन है और ये हमारा जनरल इक्वेशन है किसके लिए? स्ट्रेन एनर्जी के लिए। तो इन चूंकि जो भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होगा। तो यहां से हम स्ट्रेस की वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस लोड के कारण यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। एक तो हम लोगों ने स्ट्रेस निकालना अलग सीखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन का P/A, ठीक ना? एक तरीका ये भी है, अगर हमको स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू मालूम है तो भी हम स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसका मेथड ये है, हमने
जो हमारा वर्क डन था उसको हमने स्ट्रेन एनर्जी से इक्वेट कर दिया। और देखिए जरा, ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, यहां पर P अपॉन 2 और डेल्टा L को हम क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से देखेंगे, P L अपॉन AE लिख सकते हैं डेल्टा L को। अब इस P बाई A को हम क्या लिख दें, सिग्मा, क्योंकि हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो हमने P बाई A को क्या पुट कर दिया, सिग्मा। दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E A इंटू L। यहां से देखें 2E से 2E कैंसिल, L से L कैंसिल, सिग्मा से स्क्वायर कैंसिल। सो यहां से हमारे पास सिग्मा ग्रेजुअल कितना आ गया, P बाई A। अगर हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं धीरे धीरे, तो स्ट्रेस की वैल्यू लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बात आती है कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोड जो अप्लाई कर रहे हैं ये हम ग्रेजुअली कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं तो ग्रेजुअल लोड अप्लाई होता नहीं है, ठीक ना। इट मे बी ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से लोड क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हमें यह देखना होता है कि अगर यही लोड P धीरे धीरे ना होकर के अचानक से अप्लाई कर दिया जाए, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस की वैल्यू उस समय भी यही रहेगी, या फिर एज ए इंपैक्ट, ये लोड इंपैक्ट के रूप में, इंपैक्ट समझते हैं, समझे। लोडिंग तीन तरह की है यहां पर, एक ग्रेजुअल लोडिंग जो कि हम लोगों ने यहां लगाया है धीरे धीरे। ग्रेजुअल लोडिंग को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, छत पे जो टंकी रखा है ना उसमें पानी का भरना। छत पे जो टंकी रखी रहती है 1 घंटे में भरती है, तो लोड क्या हो रहा है, धीरे, छत के ऊपर लोड कैसे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 घंटे में जाकर के शुरुआत में टंकी खाली थी तो लोड कितना था भाई, 0। धीरे धीरे पानी आना शुरू हुआ, धीरे धीरे छत के ऊपर लोड क्या होगा, बढ़ेगा। जब तक टंकी फुल होगी तब वो लोड कहां हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो दिस लोडिंग इज कॉल्ड ग्रेजुअल लोडिंग। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें, सपोज ये एक टेबल है और इसके ऊपर मैं एक बॉक्स लेके आ रहा हूं जिसका मास कितना है, m है, और इसमें एक रस्सी बांध रखी है। इस रस्सी के सहारे मैं धीरे धीरे इस मास को इस टेबल के समीप ले आ रहा हूं। जब ये बॉडी, इसका निचला हिस्सा इसको टच कर रहा है, तब इस रोप में टेंशन होगा, क्योंकि पूरा वजन इसका किसने लिया है, रोप ने लिया है। और बहुत धीरे धीरे टाइम लगा करके हमने पहले थोड़ा सा पार्ट टच किया और ऑल ऑफ अ सडन नहीं छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे रोप का टेंशन क्या होगा, कम होगा। इनिशियली कितनी वैल्यू होगी, 0, और जब रोप में टेंशन 0 हो जाएगा उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, इसको जब हम यहां नजदीक ले आ रहे थे तो बहुत कम डिस्टेंस बचा था और अचानक से यहां से क्या हो गया, टूट गया। अचानक से क्या हो गया, बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एकदम हम टेबल के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी रस्सी क्या हो गई। आप बताएं, क्या टेबल पे लोड पहले 0 होगा, टोटल लोड एक साथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। दिस इज कॉल्ड सडन लोडिंग। इस लोडिंग को क्या कहते हैं हम, अचानक से लोड कर दिया। उस केस में फोर्स की P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P ही रहेगी, ठीक ना। सडन ग्रेजुअल लोडिंग में हमने क्या किया था, टोटल लोड को कितना लिया था, P बाई लिया था ना, P बाई, क्योंकि यहां पर हमको एवरेज लेना था, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। लेकिन इस केस में जैसे ही रस्सी टूटी, टेबल के ऊपर पूरा का पूरा लोड आ गया। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में हम क्या लेंगे भाई, लोड की वैल्यू कितनी लेंगे, P ही लेंगे। अगर इसका डायग्राम देखें आप, ये डायग्राम किसका है, ग्रेजुअल लोडिंग का। ये डायग्राम हमने पिछले बार बनाया था, ये डायग्राम किसका है, ग्रेजुअल लोडिंग का।
ठीक ना। हमने देखा था कि वर्क डन निकालने का दूसरा रास्ता था हम लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। अगर आप एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही आएगा ना। और वर्क डन भी देखिए कितना ही है, इसको अगर इस तरह से लिखें 1/2 इंटू बेस इंटू सेम है, क्लियर है। तो ग्रेजुअल लोडिंग में ये डायग्राम बना, लेकिन यदि ऑल ऑफ अ सडन लोडिंग होती तो इसमें कैसे बदलाव होता, पी क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। ध्यान दे, अगर ये अचानक से गिराएगा तो इनिशियल वैल्यू भी पी होगी और फाइनल वैल्यू भी कितनी होगी, पी। तो जरा एवरेज निकाल के देखो, इनिशियल वैल्यू पी प्लस फाइनल वैल्यू बाई दैट इज 2p/2 कितना आया, पी आया, ठीक ना। तो जरा ध्यान से देखें यहां, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा डायग्राम, सडन लोडिंग। क्योंकि अब इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया, देखिए अब P में चेंज नहीं आ रहा है, P शुरुआत में भी P है और लास्ट में भी जाके कितना है, थ्रू आउट फोर्स की वैल्यू P ही है। और डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डेल्टा एल। तो अब ये ट्रायंगल ना बन के क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और ये चीज आप यहां से भी देख सकते हैं कि अगर सडन लोडिंग होगी तो फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, P ही लेंगे हम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये चीजें क्लियर हैं। अगर हम ग्रेजुअल लोडिंग करेंगे तो हमारी P की वैल्यू क्या होगी, P/2 होगी। और यदि हम सडन लोडिंग करेंगे तो P की जगह हम क्या लेंगे, P ही लेंगे, तब वर्क डन निकालेंगे। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, P इंटू डेल्टा एल। क्लियर है, ये वैल्यू कब आएगी, सडन लोडिंग में। तो जरा देखें भाई इससे क्या आएगा, सडन लोडिंग के लिए वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और वो रेक्टेंगल कैसा था भाई, ये था P और ये था डेल्टा एल। तो कितना हो जाएगा, P इंटू डेल्टा एल। क्लियर है, यही तो होगा, P इंटू डेल्टा एल ना। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, P इंटू डेल्टा एल की। P को क्या लिखे हैं बताइए, स्ट्रेस अपॉन एरिया, ये लिखेंगे ना। और डेल्टा एल को क्या लिखें भाई, ओह सॉरी, स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन, सो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एल को क्या लिखे भाई, ध्यान दें, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू ई इंटू एल। क्लियर है ना। स्ट्रेस इंटू एरिया और ई को फिर से क्या लिख दें, स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल, ये लिखते हैं। तो यहां से स्मॉल ई सिग्मा अपॉन, ये लिख सकते हैं, पुट कर दीजिए, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। सो इट इज सिग्मा स्क्वायर ए एल अपॉन ई। ये वैल्यू किसकी आ गई, सडन लोडिंग की। अगर पिछले से कंपेयर करेंगे तो नीचे देखिए, नीचे 2 है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें ये चेंजेज आता है, बात समझ में आ रही है। एक चीज और देखें,
अगर हम यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू निकालें कि जब सडन लोडिंग होती है तो स्ट्रेस कितना डेवलप होता है, तो इसको निकालने का भी तरीका वही है, हम वर्क डन को किससे इक्वेट कर देंगे, स्ट्रेन एनर्जी से इक्वेट कर देंगे, ठीक ना। तो वर्क डन कितना आया अभी, P इंटू डेल्टा, और स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू, लिख सकते हैं। इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई, सडन स्ट्रेस की, कि यदि ग्रेजुअल लोडिंग ना करके ऑल ऑफ अ सडन लोडिंग कर दी जाए तब स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। बात समझ में आ रही, कितना होगा भाई, देखें ध्यान से, P डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं क्या, P डेल्टा एल को लिखते हैं हम लोग पी एल अपॉन ए, P अपॉन ए को क्या लिख दिया, सिग्मा, ठीक है। सो इट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e ए इंटू एल। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, E से E कैंसिल, L से L, सिग्मा से सिग्मा सडन, इसके पहले जो सिग्मा हमने निकाला था सिग्मा ये आया था P अपॉन ए, और अब क्या निकाला है, सिग्मा सडन निकाला है, तो ये कितना आया P, ये 2 भी तो है 2P अपॉन। देखिए यहां से एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूछ रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ मेंबर व्हेन देयर इज अ सडन लोडिंग टू द ग्रेजुअल लोडिंग। आप देखेंगे एसएससी का क्वेश्चन है, सडन लोडिंग और ग्रेजुअल लोडिंग में का जो रेशियो है ये कितना होगा, सडन ग्रेजुअल लोडिंग के लिए कितना था और सडन लोडिंग के लिए, यानी सडन लोडिंग में कितना हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है। अगर आप रेशियो निकाल लें, रेशियो किसका, स्ट्रेस इन सडन अपॉन स्ट्रेस ऑफ, तो ये किसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। ये भी कह सकते हैं कि सडन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेजुअल। अगर आप सडन लोडिंग करें तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो ग्रेजुअल लोडिंग से 2 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह पूछा है ये, बात समझ में आ रही है। सडन और ग्रेजुअल लोडिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यहां पर एक केस हम लोगों को और भी पढ़ना है और वो है इंपैक्ट लोडिंग, ठीक ना। इंपैक्ट लोडिंग को समझें, इंपैक्ट लोडिंग का क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं ध्यान से देखेंगे, ग्रेजुअल लोडिंग में हमने क्या किया था, इस रस्सी को बहुत धीरे धीरे छोड़ा था ताकि ये मास बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आया करके स्टेबल के ऊपर बैठे, ठीक ना। इसका मतलब है शुरुआत में जब ये मास का कुछ हिस्सा टच में हुआ होगा उस समय स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन होगा और धीरे धीरे स्ट्रिंग को हम ढीला करते गए होंगे, टेंशन कम होता गया होगा और इस टेबल के ऊपर लोड क्या होता गया होगा, बढ़ता गया। दिस इज द ग्रेजुअल लोडिंग। सेकेंड में हमने ये सीखा वो था क्या, सडन लोडिंग। ग्रेजुअल के बाद सडन लोडिंग में क्या हुआ, ये रस्सी और आगे तक आई, ठीक ना, और जब टेबल में टच होने वाली थी उसी समय बीच में से क्या हो गई, टूट गई, लेकिन किसके क्लोज पहुंच चुकी थी, टेबल के क्लोज पहुंच गई थी। तो अब चूंकि स्ट्रिंग टूट गया, टोटल लोड एक साथ लग जाएगा ना टेबल पे, कंप्लीट लोड क्या लग गया, एक साथ लग गया। दिस इज कॉल्ड सडन लोडिंग। तीसरा केस हमारा क्या है भाई, इंपैक्ट लोडिंग। अब क्या किया हमने,
रस्सी जब ऊपर थी ना कितने हाइट पे, तब हमने यहीं से काट दिया। एच हाइट से वो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट लोडिंग। इंपैक्ट लोडिंग में देखें तो कहीं ना कहीं सडन लोडिंग पहले से सम्मिलित है। इंपैक्ट लोडिंग में सडन लोडिंग पहले से घुसा हुआ है। ये भी तो अचानक ही गिरेगा टेबल पे, लेकिन जब ये गिरेगा तो कुछ और चीजें भी होंगी भाई। जब ये यहां से एक मास गिर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। बात तो समझिए इसको। जब ये कुछ हाइट से गिर रहा है, इसके पास क्या होगा, इसका मास है, कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका एक तो वेट तो काम कर ही रहा होगा, और साथ ही क्या बढ़ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगा ना। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर था तो उसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी, और यहां टकराने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक ना। और जब ये यहां से आया, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है। तो इसके कारण अब कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, बात समझ में आ रही है। तीन केसेस, तीनों सिमिलर चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, ग्रेजुअल लोडिंग, फिर हमने क्या लिया, सडन लोडिंग, और तीसरा केस क्या ले रहे हैं, इंपैक्ट लोडिंग। इसमें हम उसी बॉडी को कुछ हाइट से छोड़ रहे हैं और फिर वो उसी टेबल पे आके गिरेगा। लेकिन इस बार जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, क्या वो स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले भाई, ठीक ना। क्योंकि हमने सबसे पहले ग्रेजुअल लोड में स्ट्रेस की वैल्यू निकाली P/A, फिर हमने सडन में निकाली 2P/A। तो अब जब इंपैक्ट लोडिंग हो रही है, उस केस में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है। इसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं इंपैक्ट लोडिंग का। ठीक है, अब देखें, ये बॉडी यहां से कितने हाइट पे है, h हाइट पे। अब हमने इसको यहां से छोड़ दिया, तो ये आकर इस कॉलर से टकराएगा, ठीक ना। कॉलर से टकराएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर इंपैक्ट करेगा, ठीक ना। इंपैक्ट करेगा तो क्या होगा, एक तो ये h हाइट से आया था, और इस इंपैक्ट के कारण ये जो बार है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और लेंथ हमने कितना लिया है, l लिया। तो इसकी लंबाई भी थोड़ी सी क्या होगी, अगर ये पूरा सिस्टम विद इन इलास्टिक लिमिट काम कर रहा है तो कुछ एलोंगेशन भी होगा। सपोज ये यहां से बढ़ता हुआ यहां आ गया, और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, दिस इज डेल्टा एल। क्लियर है। एक तो ये हाइट h से आया, तो उसने इसके ऊपर इंपैक्ट किया, तो इस बार के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक लोड लगा है, और वो लोड के रूप में क्या है, इसका वेट है। लोड के रूप में क्या है भाई, इसका वेट है, जो आकर सोना नहीं है, सोना नहीं है भाई सोना नहीं है, बाहर जाके घूम के आओ। क्लियर है। यहां से टकराया तो इंपैक्ट लोडिंग हुई, इंपैक्ट लोडिंग के कारण क्या हुआ, देयर इज ए इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन, दिस चेंज इज डेल्टा एल। क्लियर है। अब जरा देखो, इस बॉडी का मास किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा भाई, नीचे, यानी फोर्स किधर काम कर रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h प्लस डेल्टा एल। तो वर्क डन कितना हो गया भाई, फोर्स P, मान लो ये कितना फोर्स लगा रहा था, P लगा रहा था, तो फोर्स P इंटू
डिस्प्लेसमेंट कितना, H प्लस, क्लियर है सभी को? सो वर्क डन हो गया P इंटू H प्लस डेल्टा L। क्लियर है? ये हुआ किसकी वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू। और यही वर्क डन किसके बराबर होगा भाई, किसके बराबर, स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होगा। और स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है भाई, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू 1। यही तो होता है, और कोई तरीका है निकालने का? यही रास्ता निकालने का। चलो करके देखो, ये कितना हो जाएगा भाई, बताएं। P इंटू H प्लस डेल्टा L को क्या लिखे, बताइए, सिग्मा सिग्मा L अपॉन E। क्लियर है? P के टर्म में ना लिखे, किसके टर्म में लिखा, सिग्मा के टर्म में लिखा, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन 2E। ठीक है, सभी को एक तरफ करें, सिग्मा स्क्वायर A इंटू एल अपॉन 2E माइनस क्या आ जाएगा, P सिग्मा L अपॉन E माइनस P इंटू H इज इक्वल टू, लिख सकते हैं सारी वैल्यूज को हमने इक्वेशन के एक तरफ कर दिया। क्लियर है? देखें यहां पर, अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, हाँ बिल्कुल, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको और थोड़ा सिंपल करने के लिए पूरे सिस्टम में किससे मल्टीप्लाई कर दें, हाँ जी, ई से कर दें, E अपॉन AL। E अपॉन AL से मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या होगा, ध्यान दें, E कैंसिल हो जाएगा और AL भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? हमने E अपॉन AL से पूरे में मल्टीप्लाई किया है, माइनस, जरा देखें, E कैंसिल हो गया और L भी, तो क्या बचा, P सिग्मा अपॉन A। क्लियर है? माइनस यहां क्या बचा, P H E अपॉन AL इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसके साथ कंपेयर करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, हम कर क्या रहे हैं, ये इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा यहां से कि a इज इक्वल टू कितना है, यहां पे a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस p/a। क्लियर है? और c इज इक्वल टू है कितना भाई, माइनस PHE अपॉन A, B और C की वैल्यू हमें मालूम है। हाँ, E कांस्टेंट ही होता है भाई, हाँ, E तो कांस्टेंट ही है, किसी भी मटेरियल का निकालेगा तो E क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। जब तक मटेरियल चेंज ना हो E की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर है? अब आपको A, B और C मालूम है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी
प्लस माइनस यही होता है, ठीक ना। तो इन द सेम वे हम इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। बताएं भैया क्या लिखें? सिग्मा, भाई एक्स की जगह क्या है यहां पे? सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी का मतलब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? पी बाई ए प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस 4a। ए कितना है और सी कितना है? ये देखिए ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस पी एच ई अपॉन ए इंटू अपॉन 2 इंटू 1/2a लिख सकते हैं इसे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो भाई। सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस माइनस, एक बार और लिख लेते हैं, नीचे तो कैंसिल आउट हो गया है, ये बच गया पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 पी एच ई अपॉन ए। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, ये पी स्क्वायर अपॉन और यहां पर क्या है? पी अपॉन ए। अगर मैं इस दोनों के अंदर से पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, इन दोनों में जरा ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा हमको? यहां पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहां पर देखें 2HE अपॉन एल। ध्यान दें, यहां ऊपर से पी स्क्वायर कॉमन लिया, पी स्क्वायर तो है नहीं, यहां है क्या? पी। तो हमें नीचे से, अगर हमने ऊपर से पी लिया तो नीचे से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पी। और नीचे से क्या कॉमन लिया? ए, तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये कुछ आएगा? कब आएगा? जब हम कितना कॉमन लें? पी स्क्वायर बाई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देखें जरा क्या होगा। सिग्मा इज इक्वल टू, अब इसको ठीक है जी, क्लियर है? अब सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए प्लस माइनस, आप कॉमन ले सकते हैं, बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? पी बाई ए। पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, अब अंदर क्या बचा? ये टर्म बच गया 1 प्लस 2HE A अपॉन एल इंटू पी। और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब फिर से क्या कॉमन ले लें? P बाई ए कॉमन हो गया, तो अंदर बच गया 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2HE A अपॉन एल इंटू पी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कौन सा स्ट्रेस? इंपैक्ट स्ट्रेस। इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इंपैक्ट स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बट इतना जानने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक ना? लेकिन फिर मन में रहता कि सडन तो बता दिए, इंपैक्ट छोड़ दिया, क्योंकि बुक देखते तो ये थोड़ा सा टफ है, बुक देखते लगा आसान वाला बता दिया है और टफ वाला छोड़ दिया है, इसीलिए मैंने कहा इसको ही बता दूं। हाँ हाँ 2 आएगा। अब देखें, अब जब इस इंपैक्ट स्ट्रेस को स्ट्रेन एनर्जी के इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप इंपैक्ट के दौरान कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुआ ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन क्या था? सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2E। सिग्मा की यही वैल्यू जब आप यहां पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर कुछ और भी चीजें सीखने वाली हैं, उनको देखते हैं, बट यहां तक जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक ना? ये तो इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक चीज देखें, जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, ये H था और यहां से ये डेल्टा L था। कहीं कहीं पर क्या होता है, हम H को क्या कर देते हैं? बहुत बड़ा ले लेते हैं। उस केस में हम डेल्टा L को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इफ कंडीशन हम लेते हैं, कंडीशन 1, इफ H इज फार 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 ग्रेटर देन डेल्टा L, क्योंकि H तो हाइट है और जबकि डेल्टा L क्या है? बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है वो वैल्यू है। तो H अगर मान लो 25 मीटर है और 0.001 mm क्या है आपका? डेल्टा L की वैल्यू है। इन दैट केस हम H के कंपैरिजन में डेल्टा L की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? बताएं, वर्क डन कितना हो जाएगा फिर? P इंटू H प्लस डेल्टा L था ना, तो डेल्टा L को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचा क्या? P इंटू H, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू पी एच इंटू 2 इंटू अपॉन, और सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर 2PHE अपॉन L। अब ये भी क्या होगा? इंपैक्ट, ये भी इंपैक्ट स्ट्रेस ही होगा, बट इस केस में हमने डेल्टा L को क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर आप इफ सेकंड केस देखें, इफ H इज इक्वल टू, H को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। इन दैट केस ये क्या बन जाएगा? सडन वाला केस बन जाएगा। H 0 हो गया, सडन में क्या था? H नहीं था। सडन में एकदम टेबल के नजदीक ला करके हमने इसको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। उस केस में बताएं P इंटू डेल्टा L, वर्क डन कितना हो जाएगा? H 0 हो गया, तो P इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2EA इंटू, तो निकालें कितना आएगा? P इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा L अपॉन E इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2EA इंटू L। L कैंसिल, E कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो बचा सिग्मा। अब ये इंपैक्ट ना होकर अब ये क्या कहलाएगा? क्योंकि आपने H की वैल्यू को क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो ये क्या आ गया? बताएं, सिग्मा इज इक्वल टू 2P अपॉन। अब कंपेयर करें तीनों को। दिस इज द वैल्यू ऑफ सडन, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट, और ग्रेजुअल का सिग्मा P बाई A। इससे बड़ा ये है, ग्रेजुअल से बड़ा कौन है? 2 गुना है। कौन? सडन। और सडन से भी बड़ा कौन है? इंपैक्ट, ठीक ना? यानी इंपैक्ट लोडिंग के केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज मैक्सिमम। बीच में कौन आएगा? सडन। और सबसे कम कब होगा? जब हमारी लोडिंग कैसी होगी? ग्रेजुअल होगी। क्लियर है? तो ये 3 तरह की लोडिंग आपके सिलेबस में थी, ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग और इंपैक्ट लोडिंग। ये तीनों कवर्ड हो गए। क्लियर है? अब कुछ चीजें और भी हैं इस चैप्टर के अंदर। ये 3 टॉपिक अभी तक रह गए हैं स्ट्रेन एनर्जी में, स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है। स्ट्रेन एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं?
रेजिलियंस कहते हैं। आप स्ट्रेन एनर्जी कहें या फिर रेजिलियंस कहें, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? इट इज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल। कोई मटेरियल कितना एनर्जी क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई मटेरियल अपने अंदर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, इस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? रेजिलियंस कहते हैं। और स्ट्रेन एनर्जी भी तो यही था, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। जो भी हम डिफॉर्मेशन करते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर, उसके कारण बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है। इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोगों ने क्या कहा था? स्ट्रेन एनर्जी कहा था। और ये स्ट्रेन एनर्जी हमेशा उस अप्लाइड लोड के द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, तो रेजिलियंस ऑलरेडी कवर्ड। उसके बाद है प्रूफ रेजिलियंस, जो कवर करना है। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये भी कवर करना है। ठीक है, इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग केसेस। स्ट्रेन एनर्जी को डिराइव करना है फॉलोइंग केसेस के लिए। केस कौन कौन से हैं भाई? पहला, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, हम लोगों ने कवर किया है। दूसरा है सडनली अप्लाइड लोड, हम लोगों ने आज कवर कर लिया। तीसरा है इंपैक्ट और शॉक लोड, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। और रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक ना? तो आज मैं इन चीज़ों को कवर कर रहा हूं और अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कवर कर लेंगे और उसके साथ ही आपका ये यूनिट भी, स्ट्रेन एनर्जी का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें 2 यूनिट और भी हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस, थिन एंड थिक सिलेंडर। ठीक ना? बट जो थिन सिलेंडर है वो एक क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए 2 क्लास चाहिए, यानी अगले वीक आपका ये यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो समय लगना था वो यूनिट 1 में था। ठीक ना? यूनिट 1 को हम लोगों ने लगभग 1 माह पढ़ा और ये पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन का, और यूनिट 1 सिर्फ वहां तक नहीं है, स्ट्रेन एनर्जी तक है। ठीक ना? उसको कहां तक और कहां तक माने, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक ना? सब कुछ विद इन इलास्टिक लिमिट अभी तक चल रहा है। इसके बाद आपका रह जाता है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, ये होली के बाद कवर होगा। ठीक ना? शियर फोर्स, क्योंकि अगले वीक हम लोग ये कवर करेंगे, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम लोग होली के बाद कवर करेंगे। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन, ये एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। और उसके बाद टॉर्सन, टॉर्सन भी 1 वीक। टॉर्सन में सिर्फ एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन डिराइव करना है और टॉर्सन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर निकालना सीखते हैं कि अगर ये हमारे पास लोडिंग है तो हमारे पास शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए। इतना टॉर्क लग रहा है तो शाफ्ट का डायमीटर क्या है, बस एक ही सिंपल क्वेश्चन आता है इसे। तो ये कवर हो जाएगा। 2 चैप्टर रह गए हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बी। डिफ्लेक्शन में भी 1 वीक से ज़्यादा लगेगा और थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग 1 वीक। तो पूरा सिलेबस कवर होने में 1 माह का समय और चाहिए। 2 वीक यूनिट 4, 2 वीक यूनिट 3 और 1 वीक लगेगा टॉर्सन में और सिंपल, यानी 1.5 महीने के आसपास 6 सप्ताह की क्लास चलेगी। अब इसमें आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आरएसी लगभग कवर होने वाली है। आज एआर रेफ्रिजरेशन समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम लोग साइकोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। होली से पहले साइकोमेट्री फिनिश्ड। तो होली के बाद जब आएंगे तो आरएसी की क्लासेस नहीं चलेंगी, उसमें भी क्या चलेगा, सोम हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ समय मिल जाएगा हमको। ठीक ना? आरएसी की क्लास की जगह भी हम लोग सोम को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है? तो एनी हाउ करके आप लोग को होली से पहले आरएसी समाप्त कर लेनी है। ठीक ना? आज जितने लोगों ने असाइनमेंट जमा किया है उसका डिटेल भी मैं ले लूंगा और मंडे को आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दूंगा। ठीक ना? क्योंकि आरएसी कंप्लीटली इंटरनल है तो आपका जो असाइनमेंट है वही आपका फाइनल मार्क्स भी हो जाएगा। मैं आपको बता भी दूंगा कि कितने नंबर दे रहा हूं, और एक्सटर्नल में आपके नंबर आप देखेंगे मार्कशीट में बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक ना? तो समय से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, जिनका नहीं हुआ वो तुरंत करें।
और जो तरीका मैंने बताया है वैसे ही करें, सिर्फ खाना पूर्ति करके कोई फायदा नहीं है। पासिंग मार्क्स तो मैं सबको दूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फेल नहीं होगा, 100% पास, लेकिन अपने लिए भी पास होना जरूरी है, ठीक ना। आइए देखते हैं रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस क्या है, ठीक है। तो रेजिलियंस क्या है भाई, स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड रेजिलियंस, एक लाइन, स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड रेजिलियंस, और रेजिलियंस एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक ना। एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक है। और हम कह सकते हैं इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। यह किसी मटेरियल की वो क्षमता है जिसके कारण वो अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इधर लगा दिया हमने लोड और इधर हो गया डेल्टा एल, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। आप इसको लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कहें या फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, कोई अंतर है नहीं, क्योंकि यदि आप एक कांस्टेंट वैल्यू ए से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस, और एक कांस्टेंट वैल्यू एल से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेन। किसी भी सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और लेंथ एल भी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको स्ट्रेन कह लें या फिर डिफॉर्मेशन कह लें, दोनों में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। देखें रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस को यही समझते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट बी को हम लोगों ने क्या सीखा है भाई, पॉइंट बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। चूंकि हम लोगों को सारा काम इलास्टिक लिमिट के अंदर करना है तो बी को हमने अपना फिक्स कर लिया, ठीक है। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया क्या देता है हमें, वर्क डन देता है, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। ये जो एरिया था 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एरिया। एरिया भी कह सकते हैं, वर्क डन भी कह सकते हैं, और स्ट्रेन एनर्जी भी कह सकते हैं, और रेजिलियंस भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने जान लिया कि स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द रेजिलियंस, ठीक ना। बट थोड़ा सा चीजों को समझें, और इसको समझने के लिए जरूरी है रेजिलियंस को हम प्रूफ रेजिलियंस के साथ कंपेयर करें। अब बात आती है कि भाई प्रूफ रेजिलियंस क्या है, तो प्रूफ रेजिलियंस होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। maximum strain energy stored within elastic limit is called proof resilience। फिर से कंपेयर करें, रेजिलियंस क्या है भाई, एनर्जी स्टोर्ड, देखिए मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, रेजिलियंस क्या है, एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। और प्रूफ रेजिलियंस में बस एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक ना। अब इन दोनों को यहां समझने के लिए समझें, आपको यह बात समझ में आएगी कि दोनों कैसे अलग हैं। अगर मैं इतना एरिया कैलकुलेट करूं तो ये क्या है भाई, ये एरिया हमें वर्क डन देगा, और वर्क डन किसके बराबर होता है, स्ट्रेन एनर्जी, और स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस। क्लियर है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं, इतना, ये क्या देगा भाई,
ये भी रेजिलियंस देगा। यहां से लू तो ये भी क्या देगा, रेजिलियंस, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर विद इन इलास्टिक लिमिट। ये सब के सब बी से कहां है, नीचे हैं। बट प्रूफ रेजिलियंस इज ओनली वन। प्रूफ रेजिलियंस के लिए ट्रायंगल कहां से बनना शुरू होगा, बी से। दिस इज ऑल्सो रेजिलियंस, बट इस रेजिलियंस को ही हम क्या कहेंगे, प्रूफ रेजिलियंस, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विद इन इलास्टिक लिमिट। इट मीन्स रेजिलियंस में बी इनफाइनाइट। यहां से यहां तक कितने पॉइंट्स हैं भाई, इन्फिनिटी है। तो रेजिलियंस की वैल्यूज कितनी मिल सकती है हमें, इन्फिनिटी मिल सकती हैं। बट प्रूफ रेजिलियंस एक होगा, क्योंकि प्रूफ रेजिलियंस में हम मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। अगर ध्यान रहे, यदि यहां पर स्ट्रेस होता पी के जगह पे, तो यहां की जो वैल्यू होती, इस वैल्यू को कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस। कई जगह आता है कि प्रूफ स्ट्रेस क्या है भाई, ठीक ना। तो प्रूफ स्ट्रेस क्या है, जहां जो प्रूफ रेजिलियंस है ना, प्रूफ रेजिलियंस के लिए जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रूफ स्ट्रेस कह देते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम भी सेम रहता है ना, स्ट्रेट लाइन रहती है बिल्कुल, इलास्टिक लिमिट तक जाते हैं। तो इसके सामने जो स्ट्रेस की वैल्यू होती, जैसे अल्टीमेट पॉइंट के सामने जो स्ट्रेस की वैल्यू थी उसे हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहा था। क्या कहा था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिफोर ब्रेकिंग पॉइंट। इन द सेम वे, जब हम प्रूफ रेजिलियंस पढ़ रहे हैं, तो प्रूफ रेजिलियंस के लिए हम इलास्टिक लिमिट तक कंसीडर करते हैं एरिया, ठीक ना। तो इसके सामने जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, प्रूफ स्ट्रेस कहेंगे। तो रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस में अंतर समझ में आ रहा है। रेजिलियंस की संख्या कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। भाई यहां से लेकर के ये सारे पॉइंट्स विद इन इलास्टिक लिमिट है, सभी हमें रेजिलियंस की वैल्यू देंगे, लेकिन प्रूफ रेजिलियंस सिर्फ एक होगा जब हम मैक्सिमम वैल्यू ले विद इन इलास्टिक लिमिट। दैट विल बी द प्रूफ रेजिलियंस। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस को अगर हम वॉल्यूम से भाग दे दें तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। यानी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अब हमने यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल लिया ना, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए आते ही ये क्या बन गया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बन गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है और वो है टफनेस। टफनेस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन टफनेस को भी जाने थोड़ा सा। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था डक्टाइल मटेरियल के लिए, या फिर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व था, इसका जब कंप्लीट एरिया लेंगे, कंप्लीट एरिया का मतलब इलास्टिक रीजन प्लस प्लास्टिक रीजन, यहां तक दिस पॉइंट इज बी, ये इलास्टिक रीजन हो गया, और उसके बाद का रीजन क्या हो गया, प्लास्टिक रीजन। तो ये टोटल एरिया जब हम ले लेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, टफनेस दे देगा। यानी अगर मैं इसको खींचूं तो खींचते खींचते एक पॉइंट आएगा जहां पर ये क्या होगा, टूट जाएगा। टूटने से पहले इसने कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर्ड की, उस कंप्लीट स्ट्रेन एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे, ठीक ना। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बिफोर ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट से पहले कितना एनर्जी है, उस कंप्लीट एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। या फिर कहें कंप्लीट एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो कंप्लीट एरिया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, या फिर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का जो डायग्राम है, ठीक ना, ये कंप्लीट एरिया हमें क्या देगा,
टफनेस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? चिम्मड़पन। कोई चीज कितना चिम्मड़ है, खींचते रहे और टूट नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम वैल्यू जो उसने रेसिस्ट किया वही क्या है? टफनेस है। कोई चीज कितना टफ है यानी कितनी ज्यादा एनर्जी वो क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। क्लियर है? तो इसके साथ ही आपका स्ट्रेन एनर्जी का चैप्टर जो है वो ओवर होता है।